हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर वाइज, जो है एम लक्ष्मीकांत की बुक में से चैप्टर 12 स्थानीय प्रशासन। आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। चैप्टर 12 स्थानीय शासन, लोकल गवर्नमेंट। पंचायती राज। भारत में पंचायती राज ग्रामीण स्थानीय स्वशासन प्रणाली का सूचक है। भारत के सभी राज्यों में इसका गठन राज्य विधानमंडलों के अधिनियम द्वारा सबसे निचले स्तर पर जनतंत्र स्थापित करने के उद्देश्य से किया गया था। इसे ग्रामीण विकास के क्षेत्र में से संबंधित कार्य और जिम्मेदारियां सौंपी गई है। संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया है। केंद्र स्तर पर पंचायती राज निकायों से संबंधित मामलों की देखरेख ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा की जाती है। भारतीय संघीय प्रणाली में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे की योजना के अंतर्गत स्थानीय शासन का विषय राज्यों को दिया गया है। इस 5 संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित इस प्रकार संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित राज्य सूची में 5वीं प्रविष्टि स्थानीय शासन से संबंधित है। बलवंत राय मेहता समिति। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 और राष्ट्रीय विस्तार सेवा नेशनल एक्सटेंशन सर्विस 1953 की कार्यप्रणाली की जांच करने और इन कार्यप्रणाली में सुधार लाने संबंधी उपाय सुझाने के लिए जनवरी 1947 में भारत सरकार ने बलवंत राय जी मेहता की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की थी। कब? 1957 में। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट नवंबर 1957 में प्रस्तुत की, जिसमें जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण योजना स्थापित करने की सिफारिश की गई थी। इससे बाद में पंचायती राज कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? पंचायती राज। समिति द्वारा की गई प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार। बलवंत राय मेहता समिति में कौन कौन सी सिफारिशें की गई थी? तो फर्स्ट पॉइंट है 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की स्थापना, अर्थात ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। इन तीनों स्तरों पर एक दूसरे के साथ जोड़े रखने के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव को माध्यम बनाया जाना चाहिए। सेकंड है ग्राम पंचायत का गठन। ग्राम पंचायतों का गठन प्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधियों को शामिल करके किया जाना चाहिए, जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद का गठन अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधियों को शामिल करके किया जाना चाहिए। थर्ड पॉइंट है इन निकायों का नियोजन और विकास से जुड़े सभी कार्य सौंपे जाने चाहिए। फोर्थ पॉइंट है पंचायत समिति को कार्यकारी निकाय तथा जिला परिषद को परामर्शी, समन्वय और पर्यवेक्षी निकाय माना जाना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है जिलाधीश को जिला परिषद का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। सिक्स्थ पॉइंट है इन जनतांत्रिक निकायों को आवश्यक शक्तियां और जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए। सेवन पॉइंट है इनके कार्य और जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए इन निकायों को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। 8 पॉइंट है इन्हें भविष्य में अधिक अधिकार दिए जाने के उपाय भी किए जाने चाहिए। समिति की ये सिफारिश राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा जनवरी 1958 यानी कि 1958 में स्वीकार कर ली गई थी। परिषद ने एक अकेले अन्य
पैटर्न पर अड़े रहने के बजाय पैटर्न का निर्धारण स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार करने का कार्य राज्यों पर छोड़ दिया, किंतु यह भी स्पष्ट कर दिया कि मूल सिद्धांत और व्यापक आधार पूरे देश में एक समान रहेंगे। सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली राजस्थान राज्य में कायम हुई। तत्कालीन प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले में उसका उद्घाटन किया था। इसके बाद आंध्र प्रदेश में ये प्रणाली 1959 में ही अपनाई गई और बाद में अधिकांश राज्यों में इस प्रणाली को अपना लिया। यद्यपि अधिकांश राज्यों ने पंचायती राज प्रणाली को वर्ष 1960 के मध्य तक अपना लिया था, किंतु भिन्न भिन्न राज्यों में स्तरों की संख्या, समिति और परिषद की परस्पर स्थिति, उनके कार्य संरचना, कार्यकाल संरचना, कार्य तथा वित्तीय प्रबंधन में की दृष्टि से समानता नहीं थी। उदाहरणतः राजस्थान ने 3 स्तरीय प्रणाली अपनाई थी, दूसरी ओर तमिलनाडु ने 2 स्तरीय और पश्चिम बंगाल ने 4 स्तरीय प्रणाली स्वीकार की। इसके अतिरिक्त राजस्थान आंध्र प्रदेश पैटर्न में पंचायत समिति शक्तिशाली थी, क्योंकि ब्लॉक ही नियोजन और विकास कार्य से जुड़ी इकाई थी। महाराष्ट्र गुजरात पैटर्न में जिला परिषद शक्तिशाली थी, क्योंकि नियोजन और विकास कार्य से जुड़ी इकाई जिला ही था। कुछ राज्यों ने छोटे छोटे दीवानी और आपराधिक मामलों को निपटाने के लिए न्याय पंचायत का भी गठन किया था। अध्ययन और समितियां। वर्ष 1960 से पंचायती राज प्रणाली का कार्य प्रणाली के भिन्न भिन्न पक्षों की जांच के लिए कई लोग अध्ययन दल, समितियां और कार्य दलों का गठन हुआ। कालक्रम के अनुसार इनके नाम और कोष्ठक में अध्यक्ष के नाम दिए जा रहे हैं। कौन से नाम है? 1960 में कौन सी कमेटी आई थी? कमेटी ऑन रैशनलाइजेशन ऑफ पंचायत स्टैटिस्टिक्स, VR राव के द्वारा। सेकंड है 1961 वर्किंग ग्रुप ऑन पंचायत एंड कोऑपरेटिव्स, SD मिश्रा के द्वारा। थर्ड है 1961 स्टडी टीम ऑन पंचायती राज एडमिनिस्ट्रेशन, V ईश्वरन के द्वारा। फोर्थ है 1962 स्टडी टीम ऑन न्याय पंचायत, GR राजगोपाला के द्वारा। फिफ्थ है 1963 टीम स्टडी ऑन पोजीशन ऑफ ग्राम सभा इन पंचायती राज मूवमेंट, RR दिवाकर के द्वारा। 6 पॉइंट है 1963 स्टडी टीम ऑन बजटिंग एंड अकाउंटिंग प्रोसीजर ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, M राम कृष्णैया के द्वारा। 7 पॉइंट है 1963 स्टडी टीम ऑन पंचायती राज फाइनेंसेस, के संथनानम के द्वारा। 8 पॉइंट है 1965 कमेटी ऑन पंचायत राज इलेक्शन, के संस्थानम के द्वारा 1965 में। 9 पॉइंट है 1965 में स्टडी टीम ऑन पंचायती ऑडिट एंड अकाउंट्स ऑफ पंचायती राज बॉडीज, R.K. खन्ना के द्वारा। 10 पॉइंट है 1966 कमेटी ऑन पंचायती राज ट्रेनिंग सेंटर्स, G रामचंद्रन के द्वारा। और 11 पॉइंट है 1969 के द्वारा स्टडी टीम ऑन एनवायरनमेंट ऑफ डेवलपमेंट एजेंसी एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेसिक लैंड रिफॉर्म मेजर्स,
किसके द्वारा था? वी रामनाथन के द्वारा। 12th है 1972 वर्किंग ग्रुप फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ फिफ्थ 5-year प्लान ऑन कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड पंचायती राज एन रामकृष्णैया के द्वारा। और 13th है 1976 कमेटी ऑन कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड पंचायती राज श्रीमती दया चौबे के द्वारा। अशोक मेहता समिति, अभी हमने किसके बारे में पढ़ा? बलवंत राय मेहता समिति के बारे में। अब हम पढ़ेंगे अशोक मेहता समिति के बारे में। जनता पार्टी की सरकार ने दिसंबर 1977 में पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट अगस्त 1978 में दी थी तथा अपनी रिपोर्ट में पतनोन्मुख पंचायती राज प्रणाली के पुनरुद्धार और उसे शीघ्रता प्रदान करने से संबंधित 132 सिफारिश की थी। इनमें से प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार है। क्या सिफारिशें की थी? 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली के स्थान पर 2 स्तरीय प्रणाली होनी चाहिए, अर्थात जिला स्तर पर जिला परिषद तथा इसके नीचे मंडल पंचायत जिनमें 15,000 से 20,000 की आबादी वाले गांवों को शामिल किया जाए। सेकेंड है राज्य स्तर में से जिले को बेहतर पर्यवेक्षण के तहत विकेंद्रीकरण का प्रबंधन बिंदु माना जाना चाहिए। थर्ड है जिला परिषद को कार्यकारी निकाय होना चाहिए तथा जिला स्तर के नियोजन के लिए जिले को ही जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। फोर्थ है पंचायत चुनावों में राजनीतिक दलों की आधिकारिक भागीदारी होनी चाहिए। फिफ्थ है पंचायती राज संस्थाओं के पास कराधान संबंधी अनिवार्य शक्तियां होनी चाहिए ताकि ये अपने लिए वित्तीय संसाधनों को जुटा सके। 6 पॉइंट है जिला स्तर की एजेंसी और विधायकों की समिति द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लेखा परीक्षा नियमित रूप से सबके समक्ष की जानी चाहिए ताकि ये पता लगाया जा सके कि सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आवंटित धनराशियों को इन वर्ग के लोगों के लिए ही खर्च किया गया है या नहीं। 7 पॉइंट है राज्य सरकार को पंचायती राज संस्थाओं का अधिक्रमण नहीं करना चाहिए। यदि यह किया ही जाता है तो अधिक्रमण की तिथि से 6 माह के भीतर चुनाव कराना चाहिए। 8 पॉइंट है न्याय पंचायतों को पंचायती निकायों से अलग रखना चाहिए तथा इन न्याय पंचायतों की अध्यक्षता योग्य न्यायाधीशों को करनी चाहिए। 9 पॉइंट है राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी को मुख्य चुनाव आयुक्त की सलाह से पंचायती राज चुनाव का आयोजन करना चाहिए। 10 पॉइंट है विकास से जुड़े कार्य जिला परिषदों को सौंप दिए जाने चाहिए और इन कार्यों से संबंधित कर्मचारियों को जिला परिषद के नियंत्रण और पर्यवेक्षण में कार्य करना चाहिए। 11 पॉइंट है पंचायती राज के लिए लोगों का समर्थन जुटाने से स्वयंसेवी एजेंसियों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। 12 पॉइंट है राज्य की मंत्रिपरिषद से पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों की देखरेख के लिए पंचायती राज मंत्री भी नियुक्त होने चाहिए। 13 पॉइंट है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए उनकी जनसंख्याओं के आधार पर सीटें आरक्षित होनी चाहिए। जनता पार्टी की सरकार समय से पहले गिर जाने के कारण अशोक मेहता समिति की सिफारिशों पर केंद्र स्तर पर कोई कार्यवाही नहीं हो सकी थी। फिर भी अशोक मेहता समिति की सिफारिशों के आलोक में कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश 3 राज्यों ने पंचायती राज प्रणाली को पुनः जीवित करने का प्रयास किए थे। GVK राव समिति, ये भी समिति के बारे में पूछा जाता है। ये जो 4 समितियां हैं, चारों समिति के कार्यकाल
मैचअप में पूछे जाते हैं या सीक्वेंस वाइज पूछे जाते हैं। योजना आयोग ने वर्ष 1985 में ग्रामीण विकास और निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए प्रशासनिक प्रबंधन विषय पर जी.वी. के राव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। समिति का मानना था कि विकास धीरे धीरे प्रक्रिया का नौकरशाहीकरण है, जिससे पंचायती राज प्रणाली के विकास में बाधा पड़ी है। प्रजातांत्रिकीकरण की बजाय विकासात्मक प्रशासन पर नौकरशाही की छाप पड़ने से पंचायती राज संस्थाएं कमजोर हुई है तथा इनकी स्थिति बिना जड़ की घास की हो गई है। पंचायती राज प्रणाली की सुदृढ़ता प्रदान करने की दृष्टि से इस समिति ने निम्नलिखित सिफारिशें की थी। फर्स्ट, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण प्रक्रिया में जिला परिषद की भूमिका होनी चाहिए। समिति का मानना था कि नियोजन और विकास से जुड़े कार्यों के लिए जिला एक उपयुक्त इकाई है तथा जिन विकास कार्यक्रमों को जिला स्तर पर किया जा सकता है उन तमाम विकास कार्यक्रमों के प्रबंधन का प्रधान निकाय जिला परिषद होना चाहिए। सेकंड है, जिला और निचले स्तर पर पंचायती राज संस्थानों को ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की देखरेख, क्रियान्वयन और नियोजन के संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका दी जानी चाहिए। थर्ड है, राज्य स्तर के नियोजन के लिए कुछ कार्यों को प्रभावी विकेंद्रीकृत जिला नियोजन के लिए जिला स्तर की नियोजन इकाइयों को सौंप दिया जाना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है, जिला विकास आयुक्त का पद सृजित होना चाहिए, जिसे जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और जिला स्तर पर विकास कार्य से जुड़े सभी विभागों का प्रभारी बनाया जाना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है, पंचायती राज संस्थानों के लिए नियमित चुनाव होने चाहिए। समिति ने पाया था कि एक या एक से अधिक चरण के चुनाव 11 राज्यों में कराए जाने शेष थे। इस प्रकार समिति ने फील्ड प्रशासन की विकेंद्रीकृत प्रणाली की अपनी योजना के अंतर्गत स्थानीय नियोजन और विकास कार्य में पंचायती राज को अग्रणी भूमिका प्रदान की। इस संदर्भ में जी.वी. के राव समिति की रिपोर्ट 1986, ब्लॉक स्तर के नियोजन से संबंधित दांतवाला समिति की रिपोर्ट 1978 से तथा जिला स्तर के नियोजन से संबंधित हनुमंतराव समिति की रिपोर्ट 1984 से भिन्न है। दोनों समितियों ने सुझाव दिया था कि मूलभूत विकेंद्रीकृत नियोजन का कार्य जिला स्तर पर किया जाना चाहिए। हनुमंतराव समिति ने मंत्री अथवा जिलाधीश के नियंत्रण से पृथक जिला नियोजन निकायों की वकालत की थी। दोनों मॉडलों में विकेंद्रीकृत नियोजन में जिलाधीश, जो हनुमंतराव समिति है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है। जो ये दोनों मॉडल है, दोनों मॉडलों में विकेंद्रीकृत नियोजन में जिलाधीश को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। हालांकि समिति ने यह भी कहा था कि पंचायती राज संस्थाओं को भी विकेंद्रीकृत नियोजन की इस प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए। समिति ने सिफारिश की थी कि जिलाधीश को जिला स्तर पर विकास और नियोजन से जुड़ी सभी गतिविधियों के मध्य समन्वय स्थापित करना चाहिए। इस प्रकार इस संदर्भ में हनुमंतराव समिति की सिफारिशें बलवंत राय मेहता समिति, भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग, अशोक मेहता समिति और अंततः जी.वी. के राव समिति की सिफारिशों से भिन्न है, क्योंकि इन समितियों ने जिलाधीश की विकास कार्यों से जुड़ी भूमिका में कमी लाने और विकासात्मक प्रशासन में पंचायती राज को बड़ी भूमिका सौंपी जाने की सिफारिश की थी। एल.एम. सिंघवी कमेटी यानी समिति, राजीव गांधी सरकार ने वर्ष 1986 में
रिवाइटलाइजेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट विषय पर एक समिति LM सिंघवी की अध्यक्षता में गठित की थी। इस समिति ने निम्नलिखित सिफारिशें थी। कौन कौन सी सिफारिशें थी? फर्स्ट पॉइंट है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता और सुरक्षा मिलनी चाहिए, उन्हें बनाए रखना चाहिए और इसके लिए संविधान में नया अध्याय जोड़ना चाहिए। इससे पंचायती राज संस्थाओं की पहचान और अखंडता को यथोचित और काफ़ी हद तक बनाए रखा जा सकेगा। समिति ने यह सुझाव दिया कि पंचायती राज निकायों के नियमित, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए संविधान में प्रावधान किए जाने चाहिए। सेकंड है, कई ग्राम समूहों के लिए न्याय पंचायतें स्थापित की जानी चाहिए। थर्ड है, ग्राम पंचायतों को अधिक व्यवहार्य बनाने के लिए गांवों को पुनर्गठित किया जाना चाहिए। समिति ने ग्राम सभा के महत्व पर भी बल दिया है तथा इसे प्रत्यक्ष जनतंत्र का प्रतीक बनाया था। ग्राम पंचायतों के पास अधिक वित्तीय संसाधन होने चाहिए। फिफ्थ है, पंचायती राज संस्थानों के चुनावों, उन्हें भंग करने और उनकी कार्यप्रणाली से जुड़े विवादों के न्यायिक समाधान के लिए प्रत्येक राज्य में न्यायिक अधिकरणों की स्थापना की जानी चाहिए। संविधानीकरण। 64वां संशोधन विधेयक क्या था? LM सिंघवी समिति की उक्त सिफारिशों की प्रतिक्रियात्मक स्वरूप राजीव गांधी की सरकार जुलाई 1989 में लोकसभा के 64वां संविधान संशोधन विधेयक लाई ताकि पंचायती राज संस्थानों को अधिक शक्तियां और आधार प्रदान किया जा सके और उन्हें संवैधानिक दर्जा दिया जा सके। यद्यपि लोकसभा ने इस विधेयक को अगस्त 1989 में पारित कर दिया था, किंतु राज्यसभा ने इसे अनुमोदित नहीं किया था क्योंकि विपक्ष ने इसका विरोध इस आधार पर किया था कि संघीय प्रणाली के केंद्रीकरण को बढ़ावा मिलेगा। VP सिंह सरकार। नवंबर 1989 में प्रधानमंत्री VP सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय मोर्चा का सरकार ने सत्ता संभालते ही घोषणा की कि वह पंचायती राज संस्थाओं को शीघ्रता प्रदान करने की दिशा में कदम उठाएगी। पंचायती राज संस्थाओं को शीघ्रता प्रदान करने संबंधी मुद्दों पर चर्चा के लिए VP सिंह की अध्यक्षता में मुख्यमंत्रियों को 2 दिवसीय सम्मेलन जून 1990 में हुआ था। इस सम्मेलन में नए सिरे से संविधान संशोधन विधेयक के प्रस्ताव के प्रति सहमति बनी। फलस्वरूप सितंबर 1990 में संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत हुआ, किंतु सरकार गिरने के कारण विधेयक भी कहीं का नहीं रहा। नरसिम्हा राव सरकार। PV नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्रित्व में कांग्रेस सरकार ने भी पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने के मुद्दे पर विचार किया। इस सरकार ने प्रस्तावों में संशोधन कर विवादास्पद मुद्दों को हटा दिया। अंततः इस सरकार ने सितंबर 1991 में संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया। यह विधेयक लोकसभा में 22 दिसंबर 1991 को और राज्यसभा में 23 दिसंबर 1992 को पारित हुआ था। बाद में इसे 17 राज्यों को विधानसभाओं ने अनुमोदित किया और इस पर राष्ट्रपति ने अपनी सहमति 20 अप्रैल 1993 को दी। इस प्रकार इस विधेयक ने संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 का रूप ले लिया और 24 अप्रैल 1993 से अधिनियम और प्रभावी हो गया। तो 73वां संविधान संशोधन 1992। इस अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में भाग 9 को जोड़ दिया गया, जिसका शीर्ष पंचायत रखा गया। इसमें अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक में कई प्रावधान किए गए। इसके अतिरिक्त संविधान में 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई है। इसमें पंचायतों के कार्य हेतु
29 मद है और अनुच्छेद 243 जी से संबंधित है। इस अधिनियम ने संविधान के अनुच्छेद 40 को व्यवहारिक रूप दिया। इस अनुच्छेद में उल्लेख है, ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा और इनको ऐसी शक्तियां प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। यह अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक अंग है। इस अधिनियम द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिला। पंचायती राज संस्थाएं संविधान के अधिकार क्षेत्र में आई, अर्थात राज्य सरकारें नई पंचायती राज प्रणाली को अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अपनाने के लिए संवैधानिक तौर पर बाध्य हुई। फलस्वरूप पंचायतों का गठन और नियमित अंतराल पर चुनावों का आयोजन अब राज्य सरकारों की इच्छा पर निर्भर नहीं रहा है। इस अधिनियम के प्रावधानों को दो श्रेणी में बांट सकते हैं, अनिवार्य और स्वैच्छिक। अधिनियम के अनिवार्य प्रावधानों को उन राज्यों के कानून में शामिल किया जाना होगा जो नई पंचायती राज प्रणाली का गठन कर रहे हो। दूसरी ओर स्वैच्छिक प्रावधानों को कानून में राज्य के विवेकानुसार शामिल किया जाना होगा। इस प्रकार स्वैच्छिक प्रावधानों के तहत नई पंचायती राज प्रणाली अपनाते समय राज्य को यह अधिकार होगा कि वह स्थानीय तत्वों जैसे भौगोलिक, राजनीतिक, प्रशासनिक और अन्य तथ्यों का ध्यान रखे और उन पर विचार कर अपने विवेक से कानून में उन्हें स्थान दे। दूसरे शब्दों में, इस अधिनियम से भारतीय संघीय प्रणाली में केंद्र और राज्यों के मध्य संवैधानिक संतुलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यद्यपि यह राज्य के विषय से संबंधित केंद्रीय कानून है, जैसा कि स्थानीय सरकार को संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में शामिल किया गया है, फिर भी यह अधिनियम उन राज्यों के अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन नहीं करता है जिन्हें पंचायत के संबंध में पर्याप्त विवेकाधीन शक्तियां दी गई हैं। यह अधिनियम देश में सबसे निचले स्तर की जनतांत्रिक संस्थाओं के क्रमिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि का द्योतक है। इसके फलस्वरूप प्रतिनिधि परक जनतंत्र का स्थान भागीदारिता पर आधारित जनतंत्र ने ले लिया। यह देश में सबसे निचले स्तर पर जनतंत्र निर्माण की क्रांतिकारी धारणा है। इस अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार है। क्या है? ग्राम सभा। अधिनियम के तहत पंचायती राज प्रणाली के आधार के रूप में ग्राम सभा का प्रावधान है। ग्राम सभा एक निकाय है जिसके तहत पंचायत क्षेत्र में आने वाले गांव की मतदाना सूची में पंजीकृत व्यक्ति शामिल होते हैं। इस प्रकार ग्राम सभा गांव का संगठन जिसमें किसी पंचायत क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता शामिल होते हैं। ग्राम सभा राज्य के विधान द्वारा निर्धारित गांव स्तर के सभी कार्यों का निष्पादन और शक्तियों का प्रयोग करती है। 3 स्तरीय प्रणाली। अधिनियम में प्रत्येक राज्य में 3 स्तरीय प्रणाली का प्रावधान है, अर्थात ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायत प्रणाली। अधिनियम में इस सभी शब्दों को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। फर्स्ट पॉइंट है, पंचायत का आशय ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वशासन की संस्था, उसका नाम जो भी हो। सेकंड है, ग्राम का आशय उस ग्राम से है जिसे राज्यपाल ने पंचायत के प्रयोजन से सार्वजनिक अधिसूचना में ग्राम या ग्राम समूह के रूप में शामिल किया है। थर्ड है, मध्यवर्ती स्तर का आशय उस स्तर से है जिसे राज्यपाल ने सार्वजनिक अधिसूचना के द्वारा प्रयोजन से गांव और जिला स्तर के मध्य निर्धारित किया है। फोर्थ है, जिला का आशय राज्य के किसी जिले से है। इस प्रकार इस अधिनियम के द्वारा देश भर में पंचायती राज की संरचना में एक रूपता बनाई रखी गई। यह उल्लेखनीय है कि 20 लाख से कम आबादी वाले राज्य मध्यवर्ती स्तर की पंचायत गठित नहीं कर सकता है। अध्यक्ष और सदस्यों का चुनाव। पंचायतों में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर की पंचायतों के लिए
सभी सदस्यों का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाएगा। मध्यवर्ती और जिला स्तर की पंचायतों के अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष तौर पर पंचायतों के चुने हुए सदस्यों द्वारा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायतों के अध्यक्ष का चुनाव राज्य के विधान में निर्धारित विधि से किया जाएगा। स्थानों सीटों का आरक्षण। अधिनियम में यह प्रावधान भी है कि पंचायत क्षेत्र की कुल आबादी में अनुसूचित जाति की आबादी के अनुपात में प्रत्येक स्तर की पंचायत इन वर्गों के लिए स्थान आरक्षित रखेगी। इसके अतिरिक्त राज्य के विधान में ग्राम पंचायत या किसी स्तर की पंचायत के अध्यक्ष पद के आरक्षण का प्रावधान भी होगा। अधिनियम में किसी पंचायत में स्थानों की कुल संख्या के कम से कम 1/3 स्थान महिलाओं के लिए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान सहित आरक्षित रखने का भी प्रावधान है। इसी प्रकार प्रत्येक राज्य की पंचायतों में अध्यक्ष के कुल पदों स्थानों की संख्या के कम से कम 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। अधिनियम में ये प्रावधान भी किया गया है कि राज्य को किसी पंचायत में स्थानों को आरक्षित रखने या किसी स्तर की पंचायत के अध्यक्ष पद को पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित रखने का अधिकार प्राप्त होगा। पंचायतों का कार्यकाल। अधिनियम में प्रत्येक स्तर की पंचायत के लिए 5 वर्ष के कार्यकाल का प्रावधान है, तथापि कार्यकाल से पहले भी इसे भंग किया जा सकता है। पंचायत गठित करने के लिए नए चुनाव पंचायत के 5 वर्ष के कार्यकाल की अवधि की समाप्ति से पहले अथवा पंचायत भंग होने की तिथि से 6 माह के अंदर करा लिया जाएगा। अयोग्यता। किसी व्यक्ति को पंचायत का सदस्य बनाने अथवा चुने जाने के अयोग्य माना जाएगा यदि समृद्ध राज्य के विधानमंडल चुनाव के लिए उसे समय लागू किसी कानून के अंतर्गत उसे अयोग्य घोषित किया जाता है। सेकंड है, राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी कानून के अंतर्गत अयोग्य करार दिया जाता है। किसी व्यक्ति को पंचायत चुनाव के लिए इस आधार पर अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता कि उसकी आयु 25 वर्ष से कम है, बशर्ते कि उस व्यक्ति की आयु 21 वर्ष से कम न हो। इसके अतिरिक्त अयोग्यता संबंधी सभी विवाद निपटान हेतु राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित प्राधिकरण को भेजे जाएंगे। राज्य चुनाव आयुक्त। पंचायतों के सभी चुनावों के आयोजन और मतदाता सूची की तैयारी कार्य की निगरानी, उसके निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति राज्य चुनाव आयुक्त में निहित होगी। राज्य चुनाव आयुक्त होगा जिसकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा। उसकी सेवा शर्तों और कार्यकाल का निर्धारण भी राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। उसे उसके पद से ठीक उसी प्रकार नहीं हटाया जा सकेगा जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नहीं हटाया जा सकता। उसकी सेवा शर्तों में उसकी नियुक्ति के बाद ऐसा कोई बदलाव भी नहीं किया जा सकेगा जिससे उसे राज्य चुनाव आयुक्त को कोई क्षति होती हो। शक्तियां और कार्य। राज्य विधानमंडल द्वारा पंचायतों को ऐसी शक्तियां और अधिकार दिए जा सकते हैं जो स्वशासन की संस्था के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक हो। इसके अंतर्गत पंचायतों पर उनके स्तर अनुसार उन शक्तियों और जिम्मेदारियों का भार भी डाला जा सकेगा जो फर्स्ट पॉइंट है, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय से जुड़ी योजनाओं की तैयारी के लिए आवश्यक हो। सेकंड है, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए उन्हें सौंपी जा सकती हो। इन शक्तियों जिम्मेदारियों में 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 मामलों से संबंधित शक्तियों और जिम्मेदारियों शामिल हैं। वित्तीय प्रबंधन। राज्य विधानमंडल फर्स्ट, पंचायत को करों, पथ करों और शुल्क को लगाने, संग्रहित करने और उसे विनियोजित करने का अधिकार दे सकता है। सेकंड है, राज्य सरकार द्वारा प्रभारित और संग्रहित करों, शुल्कों और पथ करों को पंचायत को सौंपा जा सकता है। थर्ड है, राज्य की समेकित निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान का प्रावधान किया जा सकता है। फोर्थ है,
पंचायतों की राशि को क्रेडिट करने के लिए कोष गठित करने का प्रावधान किया जा सकता है। वित्त आयोग। राज्य का राज्यपाल पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए प्रति 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन करेगा। यह आयोग राज्यपाल से निम्नलिखित सिफारिशें करेगा। फर्स्ट है, उन सिद्धांतों के बारे में जो राज्य द्वारा प्रभारित करों, शुल्कों और पथकरों से प्राप्त शुद्ध राशि को राज्य और पंचायतों के बीच वितरण से संबंधित हो। सेकंड है, पंचायतों को सौंपे जाने वाले करों, शुल्कों और पथकरों के निर्धारण से संबंधित हो। ग है, राज्य की समेकित निधि से पंचायतों को दी जाने वाली सहायता अनुदान से संबंधित हो। सेकंड है, पंचायतों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए जरूरी उपायों से संबंधित। थर्ड है, ऐसा कोई अन्य विषय जिसे राज्यपाल ने पंचायतों की वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने के लिए अयोग्य से सुपुर्द किया हो। राज्य के विधानमंडल ने इस आयोग की संरचना इसके सदस्यों के लिए अपेक्षित योग्यताओं और उनके चयन की पद्धति को ध्यान में रखते हुए की। राज्यपाल आयोग की सिफारिशों और उन पर की गई कार्यवाही की रिपोर्ट राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करेगा। केंद्रीय वित्त आयुक्त भी राज्य में पंचायतों को संसाधनों की पूर्ति के लिए राज्य की समेकित निधि में वृद्धि करने हेतु आवश्यक उपाय सुझा सकेगा। ऐसा राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर किया जा सकेगा। लेखा और लेखा परीक्षा। राज्य विधानमंडल पंचायतों के लेखा खातों के रखरखाव और उनकी परीक्षा से संबंधित व्यवस्था कर सकता है। केंद्र शासित क्षेत्रों में अधिनियम को लागू करना। भारत का राष्ट्रपति यह निर्देश दे सकता है कि इस अधिनियम के प्रावधान किसी भी केंद्र शासित क्षेत्र में उन अपवादों और संसाधनों के अधीन लागू होंगे जिनका वह उल्लेख करता है। कैसे? राज्य और क्षेत्र जिनमें अधिनियम लागू नहीं हो सकता। इन अधिनियम के प्रावधान जम्मू कश्मीर, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम राज्य में तथा कुछ अन्य क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे। इन क्षेत्रों में शामिल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 में वर्णित अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र। ख, मणिपुर राज्य का पहाड़ी क्षेत्र जिसके लिए जिला परिषद गठित है, और पश्चिम बंगाल जहां दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल गठित है। विद्यमान कानून और पंचायतों का जारी रहना। इस अधिनियम के लागू होने की तिथि से 1 वर्ष तक पंचायतों से संबंधित राज्य के सभी कानून प्रभावी और लागू रहेंगे, अर्थात राज्यों को 24 अप्रैल 1993 के बाद 1 वर्ष की अवधि के अंदर ही इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नई पंचायती राज प्रणाली अपनानी होगी। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के लागू होने से पहले विद्यमान सभी पंचायतें अपने कार्यकाल की समाप्ति तक बनी रहेगी, बशर्ते कि उन्हें राज्य के विधानमंडल द्वारा भंग न किया जाए। फलस्वरूप अधिकांश राज्यों ने पंचायती राज अधिनियम को वर्ष 1993 और 94 में पारित कर दिया तथा संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार नई प्रणाली को अपना लिया। 11वीं अनुसूची। इस अनुसूची में पंचायतों के अधिकांश क्षेत्र में आने वाली 29 प्रकार की क्रियात्मक फंक्शनल आइटम्स है। फर्स्ट है कृषि संबंधी विस्तार सहित। सेकंड है भूमि सुधार कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, चकबंदी और भूमि संरक्षण। थर्ड है लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और वाटरशेड डेवलपमेंट, पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय और मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, सामाजिक वानिकी और कृषि वानिकी, लघु वन उत्पाद, लघु उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सहित खादी, ग्राम और कुटीर उद्योग, ग्रामीण आवास, पेयजल
ईंधन और चारा, सड़क, पुलिया, सेतु, नावें, जल मार्ग और संचार के अन्य साधन, ग्रामीण विद्युतीकरण और विद्युत वितरण, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत, निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम, शिक्षा तथा प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय, तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक प्रशिक्षण, वयस्क और अनौपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय, सांस्कृतिक आयोजन, मेले और बाजार, स्वास्थ्य और साफ सफाई, अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य और औषधालय, परिवार कल्याण, महिला और बाल विकास, समाज और कल्याण, विकलांगों और मानसिक रूप से विकलांगों के लिए, कमजोर वर्ग विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण का, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और समुदाय परिसंपत्ति का रखरखाव। अनिवार्य और ऐच्छिक उपबंध। अब हम संविधान के भाग 9 या 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के अनिवार्य या बाध्यकारी तथा ऐच्छिक या विवेकाधीन उपबंधों को पृथक रूप से परिचिह्नित करेंगे। का पॉइंट है अनिवार्य या बाध्यकारी प्रावधान क्या है? एक ग्राम या ग्राम समूह में ग्राम सभा का संगठन। सेकंड है ग्राम मध्यवर्ती जिला स्तरों पर पंचायतों की स्थापना। थर्ड है ग्राम मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर पंचायतों में सभी स्थानों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव। फोर्थ है मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर पंचायतों के अध्यक्ष पद हेतु अप्रत्यक्ष चुनाव। फिफ्थ है पंचायतों में मतदान के लिए 21 वर्ष की न्यूनतम आयु होना। सिक्स्थ है सभी तीनों स्तरों पर पंचायत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों यानी सदस्य और अध्यक्ष दोनों का आरक्षण। सेवंथ है तीनों स्तरों पर पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 स्थानों सदस्य एवं अध्यक्षों दोनों का आरक्षण। तालिका फर्स्ट पंचायतों से जुड़े अनुच्छेद ये भी पूछे जाते हैं कि कौन से अनुच्छेद में क्या पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है ये, तो इसे भी आती है। 243 परिभाषा है। 243 में ग्राम सभा, 243 बी में पंचायतों का गठन, 243 सी में पंचायतों का संगठन, 243 डी में स्थानों का आरक्षण, 243 ई में पंचायतों की कार्य अवधि, 243 एफ में सदस्यता के लिए अपात्रताएं, 243 जी में पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व, 243 एच में कर लगाने की शक्तियां और पंचायतों की निधियां, 243 आई में वित्त आयोग का गठन, 243 जे में पंचायतों का लेखा परीक्षण, 243 के में पंचायतों के लिए चुनाव, 243 एल में संशोधित 243 एल में संघ शासित प्रदेशों में अनुप्रयोग, 243 एम में कुछ सुनिश्चित क्षेत्रों में लागू न होने वाले भाग, 243 एन में मौजूदा कानूनों एवं पंचायतों की निरंतरता, 243 ओ में निर्वाचन मामलों में आंदोलनों द्वारा हस्तक्षेप पर प्रतिबंध। सभी स्तरों पर पंचायतों के लिए 5 वर्षों का निश्चित कार्यकाल तथा किसी भी पंचायत के भंग होने की स्थिति में 6 महीने के भीतर ताज़ा चुनाव। 9 पॉइंट है पंचायतों के चुनाव संचालन हेतु एक राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना। 10th है पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए प्रत्येक 5 वर्षों के बाद राज्य वित्त आयोग का गठन। ख पॉइंट है ऐच्छिक प्रावधान। फर्स्ट है संसद तथा राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों के सदस्यों को उनके निर्वाचन क्षेत्रों में आने वाली विभिन्न स्तरीय पंचायतों में प्रतिनिधित्व प्रदान करना। सेकंड है किसी भी स्तर पर पंचायतों में पिछड़ा वर्ग के लिए स्थानों का आरक्षण यानी कि सदस्य या एवं अध्यक्ष दोनों के लिए प्रदान करना। थर्ड है पंचायतों को शक्तियाँ एवं प्राधिकार प्रदान करना ताकि वे प्रशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम हो सके। फोर्थ है पंचायतों को शक्तियों और उत्तरदायित्वों का अंतरण करना ताकि वे आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार कर सके और 11वीं अनुसूची में उल्लिखित 29 कार्य में सभी या कुछ कार्यों का निष्पादित कर सके। फिफ्थ है
पंचायतों को वित्तीय शक्तियाँ प्रदान करना अर्थात उन्हें कर, प्रशुल्क, चुंगी इत्यादि वसूलने और उद्गृहित करने का प्राधिकार सौंपना। आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।